all statutory compliances in one frames, all factory compliances, like which type of license, which type of labor law, which type of compensation act, employee provident fund, payment of bonus act, everything we have discussed in वन वीडियो। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आफ्टर दैट पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होते विद एक्ट, फिर उसके हम एक्सप्लेनेशंस फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ में 5 to 10 वीडियोज़ में एक जैसे एक फैक्ट्री एक्ट का एक दिन हम पूरा एनालाइज करेंगे, पूरा विवरण, पूरा डिस्कशन, पूरा एक्सप्लेनेशंस देंगे, जिसमें आप कभी भी कहीं भी किसी भी इंटरव्यूज़ में जाओगे या कहीं भी आप जाओगे तो आपको उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एंड उससे बाहर आपका कोई भी चीज़ें आपको किसी भी इंटरव्यू में फेस करने के लिए नहीं मिलेंगी। तो अब कॉपी पेन उठा लीजिए एंड लिख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट कंप्लायंसेस, जितने भी लेटेस्ट चेंजेज हुए हैं, जो भी चेंजेज हुए हैं, हम सब इसमें कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस का मीनिंग क्या होता है। आम भाषा में हम स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस क्या बोलते हैं, सब हर जगह आप सुनते हैं स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। तो मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बता रहा हूँ, ये एक प्री डिफाइंड लीगल फ्रेमवर्क होता है, जिसमें विद इन विच एनी गिवन एनी ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऑन इट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, जो भी फंक्शन करता है वो इस प्री डिफाइंड लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही हम सारे वर्क करते हैं, सारे लीगल कंप्लायंसेस इसके अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो हमारा फर्स्ट ऑफ पे आता था फैक्ट्री एक्ट 1948, क्योंकि जब सबसे पहले अगर हम कोई फैक्ट्री ओपन करते हैं तो सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट 1948 ही हमें कंप्लीट करना होता। तो आप लिख लीजिए फैक्ट्री एक्ट 1948। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या क्या हमें चाहिए, फर्स्ट टाइम चाहिए को पर ईयर चाहिए, कुछ चीज़ें हमें सिर्फ फर्स्ट टाइम पे चाहिए जब हम फैक्ट्री ओपन करते हैं, जैसे बिल्डिंग लेआउट प्लान चाहिए, वो हमें सिर्फ एक बार अप्रूव कराना होता है। स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, हमें वो भी सिर्फ एक बार ही अप्रूव कराना होता है। इसी तरह मैं बात करूँ फैक्ट्री लाइसेंस की, वो हमें फर्स्ट टाइम लेना होता है एंड आफ्टर 1 ईयर हमें उसको रिन्यू कराना होता है। फैक्ट्री लाइसेंस हम 1 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के लिए मैक्सिमम एक बार हम ले सकते हैं, मैक्सिमम हम इसको 10 ईयर्स तक एक बार ले सकते हैं। तो हमारा मेनली क्या क्या होगा, लाइसेंस, फर्स्ट पे लाइसेंस हो गया हमारा, लाइसेंस, बिल्डिंग लेआउट प्लान हमें एक बार लेना है, स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट एक बार लेना है, एंड बिल्डिंग आफ्टर दैट आता है एनुअली रिटर्न्स। हम फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग 2 रिटर्न्स फिल करते हैं, फॉर्म 21 एनुअली रिटर्न्स होती है एंड फॉर्म 22 हाफ ईयरली रिटर्न होती है। फॉर्म 21 एनुअल ईयरली रिटर्न्स एंड फॉर्म 22 हाफ ईयरली रिटर्न्स हम इसमें फिल कराते हैं। इस फॉर्म 21 एनुअली रिटर्न्स की हमें लास्ट डेट होती है 31 जनवरी। हम पूरे साल की हमें एक साथ 31 जनवरी को हम इसको गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट में जो रिलेटेड डिपार्टमेंट फैक्ट्री एक्ट को उसमें भेज देते हैं। सेकेंड है हाफ ईयरली रिटर्न, वो हमें जनवरी से 30 जुलाई तक हम उसकी रिटर्न जमा कराते हैं सेकेंडली, ठीक है। इसमें मेनली हमारे में क्या क्या फैक्ट्री एक्ट में, लाइसेंस जो सिर्फ एक बार लेना वो है लेआउट प्लान एंड स्टेबल सर्टिफिकेट, जो हमें बार बार या जो पर ईयर्स एनुअली हमें करना होता है, लाइसेंस रिन्यूअल कराना होता है, एंड 2 रिटर्न्स होती हैं, फॉर्म 21 एंड फॉर्म 22। फॉर्म 21 ईयरली रिटर्न्स होती है एंड फॉर्म 22 हाफ ईयरली रिटर्न होती है। दूसरा आता था पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, क्योंकि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में हम फॉर्म 4 भेजते हैं एनुअली रिटर्न्स के लिए, या हमें 31 जनवरी तक 21 या 31 जनवरी तक हम इसको एनुअली सेंड कर चुके हो, हमें सेंड करना होता है। द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में हमें जो मेनली मंथली हमें एक चीज़ ध्यान रखती है, जिसके 1000 एम्प्लॉय होते हैं, 1000 मोर देन 1000 एंड मोर देन 1000 एम्प्लॉय होते हैं, वो जो पेमेंट करता है सैलरीज की, वो 1 से 10 के बीच में कर सकता है। जो इससे लेस होते हैं उसको 7 तक पेमेंट मिनिमम करनी ही होती है, एम्प्लॉयर की, वर्कर की, स्टाफ की, एवरीवेयर जो वर्क करता है इन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी 2 चीज़ें बिल्कुल भी कंप्लीट हो गई हैं, द फैक्ट्री एक्ट 1948 एंड मिनिमम वेज एक्ट 1936, सॉरी पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। थर्ड पे आता है द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। इसमें हम फॉर्म 3 फिल करते हैं, वो 31 जनवरी तक हमें इसकी रिटर्न जमा करानी होती है मेनली। उसके बाद आता है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961।
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वो है। ये मेनली इसका बेनिफिट्स होता है फीमेल्स वर्कर को, हम उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। इसकी कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। जो फीमेल्स या जो भी वर्कर्स विद इन 80 डेज 1 ईयर में अगर आपकी फैक्ट्री में काम कर रही है तो वो मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए लाइबल है। उसको आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको उसको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। जो फीमेल विद इन 80 डेज यानी 80 डेज से आपके सेम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही है तो आपको उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स के वो पहले 2 चाइल्ड्स पे 6 मंथ की होती है, आफ्टर मोर देन 2 चाइल्ड्स पे वो 12 वीक्स की हो जाती है। अगर अडोप्ट भी करता है कोई मान लो फीमेल्स चाइल्ड अडोप्ट करती है तो उसको भी 12 वीक की आपको मिनिमम लीव एंड उसकी कंपनसेशन देना होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर लेबर एक्ट 1970 एंड सेंट्रल रूल्स 190, इसमें मेनली हम इसमें एनुअली रिटर्न्स होती है फॉर्म 25 एंड हाफ ईयरली रिटर्न होते हैं फॉर्म 24। फॉर्म 25 हम एनुअली एम्प्लॉयर जमा कराता है और हाफ ईयरली रिटर्न्स कॉन्ट्रैक्टर को जमा करानी होती है। और फॉर्म 5 होता है जो हम उसको नोटिस ऑफ कमेंस जो हम उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर प्रोवाइड कराता है। रिन्यूअल आरसी होती है इसके अंदर, इसके अंदर आरसी हम प्रोवाइड कराते हैं। और फॉर्म 4A होता है नोटिस ऑफ कंप्लीटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर वर्क, हम उसको रखते हैं कि उसने जो वर्क लिया है वो कंप्लीट करेगा। फॉर्म 4A और फॉर्म 4B भी होता है जो हम कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड कराते हैं। 6th पे होता है द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें मेनली आपको पता ही है हम एवरी नेक्स्ट मंथ के 15 तक हमें अपनी रिटर्न्स जमा करानी होती है और इसका बेसिक्स पे 15,000 या 50,000 उससे लेस है तो उन सबका कंपलसरी होता है पीएफ डिडक्ट करना। और उससे ऊपर होता है हम फॉर्म 11 ले सकते हैं। और वो पहले था कि अगर आप प्रीवियसली कहीं भी आपका पीएफ डिडक्ट हो रहा है तो आपको कंपलसरी है आप पीएफ डिडक्ट करोगे। तो इसका बेसिक जिसका 15,000 रुपये है, प्लस अभी एक न्यू टेस्ट ले जाई थी कि जिसकी सैलरी 15,000 है उससे कम है तो सिर्फ एचआरए को छोड़ के हम हर चीज़ बेसिक्स में काउंट करेंगे एंड देन वी हैव डिडक्ट द पीएफ फॉर ऑल सम पे। ओके, देन नेक्स्ट है द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये ESI कॉन्ट्रीब्यूशंस मेनली जो हमारी मैक्सिमम होती है ग्रोस वो 21,000 रुपये भी होती है, उससे नीचे जितने होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। ESI में हमें कवर्ड करने होते हैं। ESI के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जब इंडिविजुअली ESI की वीडियोस करेंगे तो उसमें हम आपको एक एक स्टेप्स बताएंगे। आज हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं एवरी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस का। नेक्स्ट हो गया हमारा फ्लैट इन। आप सब बहुत लोगों को फ्लैट ESI कॉन्ट्रीब्यूशन सुना ही नहीं होगा किसी ने। फ्लैट ESI होता है कोई वर्कर या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर्स पे हमने 1 या 2 दिन का वर्क कराना है, उसके बंदे जैसे ही एंटर करते हैं तो हम उस पर चार्ज करते हैं फ्लैट ESI जो भी उसने वर्क किया है। क्योंकि हम 1 या 2 दिन के लिए किसी भी ESI में तो उसको कन्वर्ट डालेंगे नहीं, और विदाउट ESI तो बहुत बड़ा रिस्क होता है ना किसी भी एम्प्लॉय से या किसी भी वर्कर से अपने प्रीमिसेस में काम कराना, तो उसमें वो कवर्ड होता है। नेक्स्ट हमारा वर्कन कंपनसेशन एक्ट 1923। इसमें हम पॉलिसी बनाते हैं कि हम वर्कमैन को क्या क्या हमने कंपनसेशन देना है, क्या क्या बेनिफिट्स देना है। फिर होता था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज 1959, ये कंपलसरी नोटिफिकेशन है, इसकी रिटर्न ER1 में हम जाती है, एप्लीकेबल्स होते हैं। ठीक है। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें मेनली 21,000 रुपये होता है तो 21,000 या उससे नीचे होता है तो वो उसको बोनस देना कंपनी के लिए लाइबल हो जाता है। तो वो 8.33 विच एवर इज हाई मिनिमम वेजेज एक्ट एंड बेसिक्स हम उस पर कैलकुलेट करते हैं। और जो विद इन ए ईयर अगर किसी भी वर्कर ने 30 डेज भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो वो बोनस के लिए लाइबल होता है, उसको बोनस हमें पे करना पड़ता है। और इसके हम फॉर्म होता है ABCD जो हम मेनली कंपनसेशंस के लिए या फॉर बोनस पेमेंट के लिए या एनुअली रिटर्न्स के लिए हम फॉर्म D करते हैं, बोनस रजिस्टर बनाते हैं। पेमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर एक्ट, ये BPLWF बोलते हैं जिसको आप LWF बोलते हो, जो 25 और मिनिमम 25 और मैक्सिमम 50 रुपीज़ डिडक्ट होता है। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, उसको आपको साइकिलिंग मिलती है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे तो उसमें इंडिविजुअली हम सारी चीज़ें उसमें कवर्ड करेंगे। तो अभी हमने क्या कर लिया, फैक्ट्री एक्ट कर लिया, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट कर लिया, मिनिमम वेजेज एक्ट कर लिया है, मैटरनिटी बेनिफिट कंपनसेशन
कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, वर्कमैन कंपनसेशंस, बोनस एक्ट, हमने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट में वेलफेयर फंड 1966, वेलफेयर फंड 1966, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम डिपॉजिट कराते हैं, जो अभी मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि 25 एम्प्लॉय का और 50 मैक्सिमम एम्प्लॉयर का डिडक्ट होता है। फिर होता है नेशनल फेस्टिवल हॉलीडे एक्ट 1965 और 1966, नेशनल फेस्टिवल हॉलीडेज एक्ट 1965 and 1966, द नेशनल फेस्टिवल हॉलीडे एक्ट 1965 और 1966। इसमें एज एप्लीकेबल अप्रूवल होती है हॉलीडे विद इन फॉर्म नंबर ए के साथ, और वो हम 31 दिसंबर तक या 30 दिसंबर तक हम उसको जमा कराते थे गवर्नमेंट में कि नेक्स्ट ईयर की हमारी ये हॉलीडेज हमने कन्फर्म किए। उसमें कुछ हॉलीडेज कंपनीज की छुट्टियां होती हैं और कुछ फेस्टिवल हॉलीडे या कुछ गवर्नमेंट हॉलीडेज। उसके बाद आता था पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। इस ग्रेजुएटी आफ्टर 5 ईयर्स कोई भी पर्सन वर्किंग करता है तो वो ग्रेजुएटी के लिए लाइबल हो जाता है। यू नो एवरीवन कि 5 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स, और इसका एक मेनली फंडा होता है, अगर 5 ईयर्स 7 मंथ हो गए तो आपको 6 ईयर की ग्रेजुएटी मिलेगी, अगर 5 मंथ हुए तो आपको 5 ईयर की ग्रेजुएटी मिलेगी। इसका बहुत बेसिक सा फंडा है, और इसके जो फॉर्म होते हैं ABCFL वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर्म M भी होता है, फॉर्म N भी होता है, A भी होता है, B होता है, C होता है, F होता है, फॉर्म FLMN तक होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे जब हम द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट की ब्रीफिंग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है द स्टैटिस्टिक्स का भी हम आजकल पूरा डाटा इकट्ठा करते हैं और गवर्नमेंट को फेच करते हैं, गवर्नमेंट को हाफ ईयरली और एनुअली रिटर्न्स हम भेजते हैं। फिर है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इसमें रजिस्टर्ड कराना होता है और रिन्यूअल लेना होता है। फिर होता है NOC ऑफ फायर, जो हमारी फायर होती है उसकी हमें होती है, उसकी हम NOC लेते हैं जो हमारी फायर होती है, फायर की NOC हो गया। आफ्टर दैट है फायर ऑफ NOC में रिन्यूअल ऑफ फायर NOC करानी होती है, वो 1 ईयर्स की होती है। उसमें कुछ फीस होती है, वाटर टेस्टिंग की होती है। रिन्यूअल ऑफ फायर NOC एनुअली होती है, वो हम 1 ईयर्स और 3 ईयर्स के लिए मैक्सिमम एक बार हम करा सकते हैं, 1 ईयर एंड 3 ईयर्स। फिर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एनवायरमेंट लॉ, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974, क्योंकि आजकल पोल्यूशन की बहुत इशू चल रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ हमारा है वाटर प्रिवेंटेड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट। इसमें हमें CE ग्रांट कांस्टेंट टू ऑपरेट लेना पड़ता है, ग्रांट कांस्टेंट टू एमिशन से लेना पड़ता है, COT लेना पड़ता है, COE लेना पड़ता है। और पोल्यूशन डिपार्टमेंट्स में हम वायर टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग, रिन्यूएबल कंजम्पशन, हजार्ड वेस्ट, फॉर्म 5, फॉर्म 4 एनुअली भी फिल करते हैं, हाफ ईयरली फिल करते हैं। ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है, क्योंकि अगर आप कंप्लाइंसेस में पोल्यूशंस में पूरा नहीं करोगे तो आपको काफ़ी चार्जेज लग सकते हैं। और ये पोल्यूशंस के हर क्वेश्चंस या हर इंटरव्यूज में मेनली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। तो इसमें हम अथोराइजेशन ऑफ कलेक्शन, रिजर्वेशन, ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज, हजार्ड वेस्ट की ग्रांट, कंसेंट टू ऑपरेट, कंसेंट टू डिस्चार्ज, इमिशंस, हम इसमें एक चीज़ें हर चीज़ डिफाइन, ये भी मेनली हम 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के लिए, 1 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स के लिए ले सकते हैं। इसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमें इसमें हमें रिन्यूअल के लिए क्या क्या देना होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो है वाटर प्रिवेंटेड कंट्रोल ऑफ एक्ट 190। इसके बाद हमारा आता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी MCF का होता है, और हरियाणा MCF होता है, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स होते हैं। और अभी एक्चुअली 2 और 3 रूल और लॉन्च हुए हैं जिसका हम आज डिस्कस। एक है सेक्सुअल हरासमेंट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है आज के ऑर्गेनाइजेशंस में। इसमें हम काफ़ी पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसके पूरी टीम डिफाइन करते हैं। उसमें एक लेडीज होती है, वर्कर्स होते हैं, हायर मैनेजमेंट्स के होते हैं। अभी न्यू चला है डोमेस्टिक वायलेंस 2005, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का। इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हमने कवर किए हैं ताकि लेडीज़ को हम एक और सेफ्टी प्रोवाइड करा सकें। अभी न्यू लॉन्च हुआ है न्यू वेजेज एक्ट 2022, इसमें हमें CTC का भी लॉन्च ही हुआ है, अभी इसका नोटिफिकेशन कोई नहीं आया।
तो ये लेकिन आगे ये पूछने वाले क्वेश्चन है, आंसर है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाओगे तो ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछे जा सकते हैं ना। तो अभी जो न्यू लॉन्च हुआ एक तो लो, फोर लेबर लो या फोर कोड बोलते हैं उसको, उसमें हमारा फूड से, उसमें हमारा मिनिमम वेज, मैक्स पेमेंट ऑफ वेजेस, सोशल सिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ें कवर करती हैं। तो आज हमने, फिर इसके बाद आता है हमारे रजिस्टर होते हैं बहुत सारे लीगल रजिस्टर्स, लाइक मेनली अगर मैं आपको मेनली बताऊं तो एडवांस रजिस्टर, फाइन रजिस्टर, ओवर टाइम रजिस्टर, लेम एंड वॉश रजिस्टर, एक्सीडेंट रजिस्टर, फॉर्म 11, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सारे रजिस्टर्ड डिस्कस करेंगे। एंड हम उसमें फिर एक एक चीज़ें बताएंगे कि हमें आपको क्या क्या मिलता है उसमें, और रजिस्टर भी हम आपको फ़ोटो के साथ दिखाएंगे कि ये फॉर्म होता है, इस रजिस्टर को ऐसे आपको मेंटेन करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो मैंने आज आपको एक ओवरव्यू दिया, हम एक एक वीडियो इसमें डिटेल से डिस्कस करके नेक्स्ट 5 to 10 डेज में बहुत सारी वीडियोस डालेंगे।